हे एवरीवन, माय नेम इज आदिश गोयल एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में। स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, ये क्या हैं, ये क्यों इनके बारे में हमें सोचना भी चाहिए। और मेरे ओपिनियन में तो इनके बारे में पता होना एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मस्ट है, और इनके बारे में ना पता होना हम अपने फ्यूचर सेल्फ को रोब करने के बराबर ही है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां से देख सकता है। तो इसको समझने के लिए बस हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो बात करते हैं इक्विटी मार्केट के बारे में, यानी स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट को लोग कंसीडर भी क्यों करते हैं, कि लोग क्यों सोचते भी क्यों हैं कि यहाँ पैसा रखना चाहिए। कई लोगों को वो रिस्की लगती हैं, कईयों को वो शेडी लगती हैं कि कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, और कईयों को पता है कि वो हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या करती हैं और कैसे यूज होती हैं। तो वाई शुड बी इवन बोदर अबाउट देम, कि अगर हमें नहीं पता, हमें जानना भी क्यों है। तो इसको समझने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाते हैं कि जो यूजुअली अभी तक हम करते आ रहे हैं। कि ये तो रिस्की मेथड्स है ना, तो इनके बिना भी कुछ सेफ मेथड्स होंगे। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं कि हमारे पास मनी होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं पार्क कर देते हैं। तो हमारा सबसे सेफ बेट क्या होती है? बैंक्स। बैंक्स में क्या? सेविंग अकाउंट्स और एफडी। ये हमें सबसे सही लगता है कि यहाँ सेविंग अकाउंट्स में रख देते हैं अपना सारा पैसा, या फिर एफडी में करा देते हैं थोड़े बहुत पैसे की। तो अभी तक हम ये करते आ रहे हैं। सेविंग अकाउंट्स में क्यों? तुम उसको कभी भी यूज कर सकते हो, लिक्विडिटी है और सेफ है, और तुम्हें 4% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, 3 से 4। एफडी क्यों? एफडी किसी से भी पूछो एफडी क्यों करानी है, उसका बस एक ही कारण होगा, 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है। मुझे नहीं लगता कोई और इस कारण के अलावा कराता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा पैसा थोड़ा लॉक इन हो जाता है तो लिक्विडिटी चली जाती है। पर हाँ, सेफ है, कि ये मानते हैं लोग कि ये सेफ है, पर हाँ थोड़ा लॉक इन हो जाता है तो लिक्विडिटी नहीं। तो तुम ये जो परसेंटेजेस देख रहे हो ये क्या है? तो इनको समझने के लिए अगर तुम बैंक में 100 रुपए रख रहे हो तो बैंक तुम्हें 103 या 104 रुपये अगले साल वापस करेगा। तो बैंक तुम्हें अगले साल 103 या 104 रुपये वापस करेगा, डिपेंडिंग ऑन वो 3 या 4% जो भी तुम्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, या फिर 106 या फिर 107 रुपये वापस करेगा, जो 6 से 7% की तुम्हारी एफडी है। तो ये समझने के लिए समझते हैं कि बैंक्स कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो अब समझते हैं कि बैंक्स कैसे वर्क करते हैं। पर उससे पहले हमें यह तो पता ही है कि कोई भी बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो वो तभी कर रहा है अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि वरना तो वो भी डायरेक्ट बैंक्स में पैसा रख के या फिर एफडी में रख के पैसे कमा सकता है ना। लॉस क्यों करेगा? बिजनेस वही करना चाहिए ना जिससे प्रॉफिट हो। तो अगर बैंक्स भी प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो हमसे लोन लेके हमें 4% सेविंग अकाउंट के केस में और 7 से 8% हमें एफडी के केस में पैसा वापस कर रहे हैं, 7% मान लेते हैं इसे, तो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स लोन देते हैं। वो लोन तभी देंगे ना जब अगर उनको 10 से 12% एटलीस्ट मिल रहा होगा, क्योंकि 4 से 7% तो वो तुम्हें ही दे रहे हैं। और बैंक्स लोन किसे देते हैं? कोई कह सकता है हम जैसे लोगों को ही तो देते हैं, किसी को कोई जरूरत है या किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी को घर बनाना है, किसी को कंपनी खोलनी है, उनके लिए लोन मिलता है। तो लोन किन्हें मिलता है? हम जैसे लोगों को, सभी को मिलता है। पर नहीं, लोन सभी को नहीं मिलता। लोन बैंक उन्हीं को देते हैं जो उसे रीपे कर सके। तो बैंक्स लोन उन्हीं को देते हैं जो रीपे कर सके, ना कि नीडी को। और ये सिस्टम है, ये ऐसे ही वर्क करता है। तो बैंक्स क्या करते हैं, वो यहां से अपना 10-12% उठाते हैं और यहां से 4-7% तुम्हें दे देते हैं। या तो वो काफी सारे लोग इकट्ठा कर सकता है कि जो उसे थोड़ा 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 कर दे, कि जैसे अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो तुम सभी में 100 या 10 बांट सकते हो। या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम कोई ऐसी पार्टी ढूंढो जो तुम्हारे डायरेक्ट 1000 के 1000 रुपए ले ले और तुम्हें वापस कर दे। तो जो बैंक्स के पास इतना अमाउंट ऑफ कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, बैंक्स क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ढूंढती है जो कि उन्हें पैसा वापस कर सके, ऐसा ना हो कि लेके भाग जाएं।
और उन्हें इतने सारे लोन्स ना जनरेट करने पड़े और उन सबका ध्यान रखना पड़े। तो ऑब्वियसली बैंक लोगों को भी पैसा देती है, पर मेजोरिटी ऑफ द पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाता है। तो बड़ी कंपनीज ही बैंक्स के लिए टारगेट होंगी ना, जो कि उनका लोन रिपे भी करने के लायक भी हैं और इतना बड़ा अमाउंट ले भी सकें। तो अब ये कंपनीज, तो ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज अपना इतना लॉस क्यों कर रही हैं? ये क्यों नहीं अपना बिजनेस बंद कर देती? ये 10-12% पे उठा रही हैं, ये क्या कमाएंगी? तो जैसे कि हमने ये पहले ऊपर पढ़ा कि बिजनेस वही करना चाहिए जिसमें प्रॉफिट हो, तो ये कंपनीज भी हम मान सकते हैं ये 15 से 18% जनरेट कर रही होंगी इस पैसे से, तभी तो ये बिजनेस में अभी तक। तो इनमें कौन आता है? टीसीएस हो गई, रिलायंस हो गई, अडानी ग्रुप्स हो गया। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पैसा उठाती हैं और उस पैसे पे 15 से 18% या 30% करती हैं और वो 10-12% उनको वापस करती हैं। तो ये ऐसे मार्केट चल रही है। तो तुम यहां देख रहे हो कि कौन कौन कमीशन खा रहा है। तो तुम पैसा दे रहे हो यहां पे बैंक्स को, बैंक्स आगे दे रहे हैं कंपनीज को, और कंपनीज देन आगे अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ये कंपनीज अपना पहले 15 से 18% का काट के 10-12% बैंक को देती है और बैंक फिर वहां से काट के 4-7% तुम्हें देता है। तो ये दो इंटरमीडिएटरीज हो गई, बैंक्स और ये कंपनीज, जिसके कारण यहां जो वो पैसा कमा रही हैं 15 से 18%, वो सिर्फ तुम्हें 4 से 7% रह जाता है। तो लोग इक्विटी मार्केट क्यों प्रेफर करते हैं या स्टॉक मार्केट में क्यों जाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो ये पैसा, सारा का सारा पैसा जो 4-7% पे बैंक को लोन पे दे रहे हैं, वो डायरेक्ट इन कंपनीज के कुछ पार्ट के ओनर बन जाएं, और जिनसे क्या होगा, उन्हें खुद 15 से 18% का रिटर्न मिलने लगेगा। तो इसको थोड़े डिटेल में समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट के नाम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कुछ कंपनीज आती हैं, कुछ ग्राफ्स आते हैं, जो तुमने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे देखते रहते हैं, कुछ रैंडम से ग्राफ हैं, या फिर क्या आता है, या रिस्क आता है दिमाग में कि बहुत रिस्की है। तो हम उनको डिस्कस करते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क इज वोलेटिलिटी। तो अगर यहां से ये 2 पॉइंट है, अगर तुम ये स्ट्रेट लाइन खींच दोगे तो तुम्हें पता है कि यहां से यहां अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है। जब तुम्हें पता होती हैं चीजें, तो वो रिस्क नहीं मानते हम। रिस्क इज अनसर्टेनिटी। हम अनसर्टेनिटी को रिस्क मानते हैं कि अगर हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो वो हमारे लिए रिस्क है। यहीं से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का अगर रास्ता ऐसे हो जाए, जाना यहीं से यहीं तक ही है, और अगर वो ऊपर नीचे होके जा रहा है, तो ये बहुत रिस्क हो गया। तो ये हाई रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी अगर हम पॉइंट पे देखेंगे तो हमें नहीं पता ये अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये रिस्क है। तो अगर हम किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमने कह तो दिया आसानी से कि हम इन कंपनीज के पार्ट ऑफ ओनर बन जाएंगे। ओनर कैसे बन जाएंगे? हम उन कंपनीज के स्टॉक्स खरीद लेंगे या हम उस कंपनी में हिस्सेदारी ले लेंगे। तो ये हिस्सेदारी उसी रिस्पेक्ट में होगी जितने के हम स्टॉक्स खरीदेंगे। हमारी ग्रोथ उसी के इक्वलेंट होगी जितने की इन कंपनीज की हो रही। अगर रिलायंस यहां से यहां जाती है और अंबानी का पैसा यहां से यहां ग्रो करता है, अगर हम भी रिलायंस में स्टॉक्स खरीदेंगे तो हमारा पैसा भी यहां से यहां ग्रो करेगा उसी रेट पे। पर ये सब करना ही क्यों है? मतलब हमने सुना है कि मार्केट्स बहुत रिस्की होती हैं, और इन सब चीजों में पढ़ना ही क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? 3-4% है, 7-8% है, या फिर किसी को 16-18% मिल भी गया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? इनसे क्या ही फर्क पड़ता है कि हमें 100 रुपए के 103 रुपए मिले, 100 रुपए के 116 रुपए मिले, क्या ही फर्क है? एट द एंड इतने थोड़े से अमाउंट के लिए हम इतना बड़ा रिस्क लें कि हमारा पैसा ही चला जाए, वो क्या ये एक सेंसिबल बात है? तो इसी का आंसर करने के लिए पहले हम समझते हैं कि इनसे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये 3 से 4%, 7 से 8% या 16 से 18%, ये है क्या? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल मनी 1 लाख रुपया था, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या है? वो है हमारा इनिशियल अमाउंट, जो कि है प्रिंसिपल, 1 + r⁻t, जो कि है टाइम। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इनके केस में हो जाएगा
1.3 की पावर टी, 1.7 की पावर टी, या 1.16 की पावर टी, या फिर 1.18 की पावर टी। यहां पी तो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि जो इनिशियल अमाउंट है ये रहा, और टी हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 40 ईयर्स में हम देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो 50 ईयर्स के लिए भी देख लेते हैं एक बार कि इनसे क्या फर्क आता है। तो अगर यहां पे तुम टी को 40 या 50 पुट करोगे तो मैं तुम्हें वैल्यूज बताता हूं कि क्या होगा। ये बना लेते हैं। ये हाँ है हमारा 3%, ये है हमारा 7%, ये है हमारा 16%। हमने अब ये ईयर्स लिख लिए, तो अब हम इसको फिल करते हैं। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, और मैं एनकरेज यही करूंगा कि तुम खुद कैलकुलेट करो। मैं लिंक बल्कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो 3% है ये हमारा सेविंग अकाउंट से मिल रहा है, ये एफडी से मिल रहा है, और ये हमारा मार्केट से मिल रहा है। ये यूजुअल इंडेक्स का भी रेट है, हम इसे बाद में जानेंगे। तो ये यूजुअली मार्केट से मिल रहा है। तो 3% पे हमारा पैसा 40 साल में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अराउंड 3.26। तो मैं इसे 3.2 लिख रहा हूँ, 3.2 लाख। ये हम 1 लाख लेके चले थे, तो ये 3.2 लाख हो जाएगा। वही पैसा 50 सालों में 4.38 लाख हो जाएगा, जिसको मैं राउंड करके 4.4 लाख लिख दे रहा हूँ। किसी ने दिमाग लगाया और सेविंग अकाउंट की जगह एफडी चूज कर ली, तो उसका पैसा 14.97, जिसको मैं 15 लाख लिख देता हूँ, हो जाएगा। और अगर उसने 50 ईयर्स तक होल्ड कर लिया तो वही पैसा 29.45, मैं 30 लाख लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेविंग अकाउंट से एफडी क्यों लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। पर अगर यहाँ इनसे अलग किसी ने मार्केट में लगाया होता और 16% के इंटरेस्ट पे 40 ईयर्स में, गैस कर सकते हो कितना हो जाता? ये हो जाता 3.78 करोड़। हाँ, और ये करोड़। और यहां 18% पे अगर 40 ईयर्स के लिए किसी ने लगाया होता तो ये हो जाता 7.5 करोड़। और अब यहां बताओ 16% में अगर किसी ने 50 ईयर्स होल्ड कर लिया होता तो ये पैसा हो जाता 16.69 करोड़। और अगर किसी ने यहां पे मार्केट में 18% पे 50 ईयर्स होल्ड कर लिया होता तो ये बढ़ के अमाउंट हो जाता 39.26 करोड़। अब वोपिंग 39.26 करोड़। तो ये है मार्केट की पावर। तो इसीलिए लोग चाह रहे होते हैं कि अपना सारा का पैसा सेविंग अकाउंट और एफडी में नहीं, कुछ पैसा मार्केट में भी लगाएं। पर अब कैसे लगाएं, कैसे चूज करें, क्या सभी स्टॉक्स उतने ही बेटर रहेंगे, किस कंपनी में लगाएं, क्या डायरेक्ट इंडेक्स में लगाएं, अब उन सब चीजों को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सेफ मेथड्स हैं, और कैसे तुम डायरेक्टली चाहो तो इंडिया की इकोनॉमी भी लगा सकते हो, और A to Z गाइड मिलेगी तुम्हें आगे। बस यहाँ कमेंट्स में मेरे को बता देना कि किस किस टॉपिक्स की जरूरत है और वही बना देंगे। तो ये हो गया डिफरेंस। यहाँ हम छोटा मोटा डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ लाख्स और करोड़ की बात कर रहे हैं। तो जो हम पहले कह रहे थे कि 103 से 116 रुपीज मिल जाएंगे, 3 से 16 रुपए में क्या फर्क है, इतना सा फर्क नहीं है, ये लाख्स और करोड़ के डिफरेंस की बात है। पर प्रोवाइडेड उसको इतने ईयर्स मिल रहे हैं कंपाउंडिंग के लिए। यहां तुम देखोगे कि 3.2 और 4.4 लाख में इतना डिफरेंस नहीं है, पर यहां तुम देखोगे 7.5 और 39.26 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जाने से पहले हम एक और चीज की बात कर लेते हैं कि भैया इतने सारे इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर इतना ग्रोथ तो तभी करेगा ना जब अगर पैसा सेफ रहेगा। अगर वो बचा ही नहीं तो मिलेगा क्या? तो एज अ सेफ्टी पॉइंट से हम बात करते, तो क्या एज अ ओवरऑल मार्केट सेफ है? एक कंपनी तो कैसा भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि बैंक्स की केस में यस बैंक भी डूब गया था जिसको बचा लिया गया। पर एज अ बैंक्स हम अगर कंसीडर करें तो वो हम मानते हैं कि ओवरऑल सेफ है। पर क्या एज अ मार्केट, क्या एज अ ओवरऑल मार्केट सेफ है? हम किसी एक स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, पर हम पूरी एज अ मार्केट के बारे में सेफ कर रहे हैं। तो यहां पे यही बात है
कि बैंक्स भी तभी तक सेफ हैं जब तक मार्केट सेफ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बैंक्स भी क्योंकि अपना पैसा मार्केट को ही लैंड कर रहे हैं। मार्केट को कैसे लैंड कर रहे हैं? बैंक्स भी अपना पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के ही स्टॉक्स यहां पे लिस्टेड हैं। तो अगर वो कंपनीज ही नहीं ग्रो कर पाएंगी और वो कंपनीज ही वहां से कुछ नहीं कमा पाएंगी, तो वो सब डिफॉल्ट कर देंगी और बैंक भी अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। और अगर बैंक अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बैंक भी तुम्हें दे पाएगा। तो जितनी ही सेफ्टी अगर ओवरऑल तुम बैंक्स की मान रहे हो, उतनी ही सेफ्टी ओवरऑल एज अ मार्केट की भी है। तो अगर हमारी चिंता ये है कि ये सारी मार्केट ही क्रैश कर जाएगी और ये कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगी और इंडिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो ये काफी नेगेटिव थिंकिंग है हमारी और ऐसा नहीं होने वाला। और अगर ऐसा हुआ किसी कारण से, तो ये जो बैंक्स हम सेफ समझते हैं तो ये भी सेफ नहीं बचेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट्स है और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहता है तो मेरे को कमेंट्स में बता सकता है और इस वीडियो को लाइक कर सकता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।